गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? अच्छी चल रही है? ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लाए एस.सी. वर्मा के सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 29। क्लियर है? चैप्टर नंबर 29 में जो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है उसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस तरह से पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो अपने साथ बुक लेके बैठिए और कॉपी पेन भी साथ में लेके बैठिए। ठीक है बच्चों, तो एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बहुत आराम से और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ये मेरी वीडियोज़ में कहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, ये भी आपको क्लियर करूँगा। उसके अलावा मैंने पूरा कंसेप्ट कहाँ बताया है और क्या कंसेप्ट एक्स्ट्रा हो सकता है, कई क्वेश्चन से बन सकते हैं, कहाँ बन सकते हैं, नीट में, मेंस में, एडवांस में, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, मस्त आराम से पूरी वीडियो देखिए विदाउट स्किप किए। ठीक है, तो बच्चों माय नेम इज अक्षय, ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो एक बार बुक ले लीजिए अपने हाथ में। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फिगर 29 Q2 shows some of the electric field lines corresponding to an electric field. The figure suggests that. ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से फिगर बनाया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरह से फिगर बन रहा है। एक तो इस तरह से लाइन है और ये फील्ड लाइन बनाई हुई है। ठीक है ना, इस तरह से बनाई हुई है और एक फील्ड लाइन बच्चों इस तरह से बनाई हुई है। ठीक है ना, ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताइए। ठीक है बच्चों, और एक पॉइंट है यहाँ पर A, एक पॉइंट है यहाँ पर B और एक पॉइंट है यहाँ पर C। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन ये है कि हमें कंपैरिजन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर ज़्यादा होगा कि B पर ज़्यादा होगा कि C पर ज़्यादा होगा या तीनों पर इक्वल होगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे A पॉइंट, जैसे कि A पॉइंट पे मानो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है EB और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है EC। तो इनका कंपैरिजन बताना हमें। ठीक है ना, A ग्रेटर है या EB ग्रेटर है या EC ग्रेटर है या तीनों ही सेम है। ठीक है ना, कहने का मतलब कंपैरिजन। ऑप्शन भी दिए हैं उसमें 4, तो ऑप्शन हम देख लेंगे। ठीक है, बाद में। तो चलो बच्चों, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक कंसेप्ट बताया था आपको। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, याद रखना, प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी थी। अब डेंसिटी वाली क्या प्रॉपर्टी थी समझो एक बार। ठीक है, तो डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी ये थी कि जितनी पास पास फील्ड लाइन क्रॉस होंगी, मतलब फील्ड लाइन के बीच में जो गैप है ना वो जितना, जैसे इस तरह से, अब इसमें सब में गैप सेम है, इसमें तो यहाँ पे कहीं भी बात करोगे तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इस तरह से तो बनाते हैं अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब जब जहां पर फील्ड लाइन के बीच में जो गैप है, ठीक है, डेंसिटी है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ध्यान रखना ये चीज, ये प्रॉपर्टी होती है फील्ड लाइंस की। ध्यान रखना, इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती है सारी, तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी जहां पर इंक्रीज होगी, नाउ वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहां पे? ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी प्रॉपर्टी देख सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो फिजिक्स के कीड़ा में, सर्च आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो इस तरह से डेंसिटी डिपेंड करती है किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। नाउ वी कैन से कि यहाँ पर बताओ मुझे डेंसिटी क्या है। यहाँ पर डेंसिटी देखो और यहाँ पर डेंसिटी देखो, तो कहाँ पर ज़्यादा दिख रही है आपको डेंसिटी? यहाँ से फील्ड लाइन पास पास हो रही है, यहाँ से पास पास, और ये सेम सी डिस्टेंस है दोनों की। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो मैं कह सकता हूं कि EA इक्वल टू तो EC हो सकता है। ठीक है, EA इक्वल टू तो EC हो सकता है, लेकिन EB पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा कंपैरिजन टू A और कंपैरिजन टू C। आ रही बात समझ में? डेंसिटी इंक्रीज है, यहाँ पे डेंसिटी पास पास में फील्ड लाइन, तो पास पास में फील्ड लाइन है, तो जहां पास पास फील्ड लाइन क्रॉस होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ दूर है थोड़ी फील्ड लाइन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से EA, ठीक है, EA इक्वल टू EC और ये ग्रेटर देन टू EB। आ रही बात समझ में?
तो चलो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने ई ए इज ग्रेटर देन टू ई वी इज ग्रेटर देन टू ई सी, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है ई ए इज इक्वल टू ई वी इक्वल टू ई सी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। थर्ड है अपने पास ई ए इक्वल टू ई सी इज ग्रेटर देन टू ई वी, हाँ सही है, इस सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड कराऊंगा, ठीक है। देखो इसको रफ कर देता हूँ मैं, आप एक्सप्लेन कर लेना इसको अच्छी तरह से, ठीक है, नोट ऊपर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बुक में एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो क्या इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज या रिमेन्स द सेम, ओके। तो मैं मान लेता हूँ जैसे अपने पास एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और एक है अपने पास Q2, ठीक है, दोनों क्या है पॉजिटिव, और बीच की डिस्टेंस है मान लो R, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इसकी, क्वेश्चन क्या है समझ में आया सबको। क्वेश्चन ये है अपना, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज्ड, मतलब अभी जो सेपरेशन R है इसको इंक्रीज करूंगा मैं, ठीक है। इंक्रीज करके इस तरह से करूंगा, ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, और इसका सेपरेशन क्या कर दिया मैंने R1 कर दिया, और हमें पता है कि R1 इज ग्रेटर देन टू R, समझ लो। पहले सेपरेशन मान लो 5 मीटर था, अब मैंने 8 मीटर कर दिया, 10 मीटर, कहने का मतलब R1 क्या है ग्रेटर देन टू R है, ठीक है। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ इस सिस्टम की, इसकी होगी K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। अब इसकी लिखें तो इसकी कितनी होगी बच्चों, इसकी होगी K Q1 Q2, ठीक है। ये इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, K Q1 Q2 अपॉन R1। अब आपको पता है कि R1 इज मच ग्रेटर देन टू R, ठीक है। तो नाउ वी कैन से कि ये पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी कि ये वाली ज़्यादा होगी, क्या कह सकते हैं हम, तो ये वाली होगी। R छोटा है ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, और ये ज़्यादा भारी है नीचे वाला, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी ज़्यादा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हुई है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अब बच्चों ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स द सेम, तो हम क्या करेंगे, आंसर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। लेकिन डिक्रीज इसका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, क्योंकि हमें सारी कंडीशन लेके देखनी है बच्चों। डिक्रीज करेंगे ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा, क्यों, देखो अब मैं इसको इंक्रीज करके बताता हूँ कैसे। कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक Q1 चार्ज है माइनस के, और एक है यहाँ पर मेरे पास प्लस के Q2, ठीक है, और बीच की डिस्टेंस क्या है अपनी R है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो कितनी आएगी, माइनस विद साइन आती है, तो K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। अब इस केस को चलो दूसरे पे लेके जाओ, तो माइनस के Q1 और ये है अपने पास Q2, बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूँ कितनी है बच्चों, ये है मान लो कुछ भी मान लो R1 मान लो, ठीक है, R1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, ये आपको पता है कि R1 इज ग्रेटर देन टू R, इंक्रीज करना है सेपरेशन, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है हमें, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ हम एनर्जी लिखें तो U इक्वल टू आएगी माइनस के K Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। देखो R छोटा है तो ये वैल्यू छोटी है, सही बात है ना, ये वैल्यू छोटी है तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, बड़ी आएगी कंपैरिजन टू दिस, ये वाली बड़ी आएगी। तो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू से मत देखना बच्चों, साइन भी लगा हुआ है। -5 बढ़ा है कि -6 बढ़ा है, -5 बढ़ा है कि -6 बढ़ा है बच्चों, तो -5 बढ़ा, ठीक है। तो नेगेटिव में जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये कम है कंपैरिजन टू दिस, आ रही बात समझ में। तो यहाँ से देखोगे तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब ऑप्शन हम फर्स्ट क्या देखते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं इस चीज़ को, और ऑप्शन क्या टिक करते, डिक्रीज करते, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इंक्रीज भी हुआ है। तो ऑप्शन देखो इसने दे रखा है डी में इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये सोच आएगी कहाँ से, समझ रहे हो बात को, ये सोच आएगी कहाँ से, ये ऐसे आएगी बच्चों जब ऑप्शन आपके सामने गिवन हो ना, तो ऑप्शन देखो पहले,
तो ये सर मे इंक्रीज और मे डिक्रीज क्यों दिया है, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दो, जो गलत ऑप्शन होता है ना उस पे भी ध्यान दिया करो, उस पर भी ध्यान दिया करो, ऐसा क्यों दिया है इसने, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी होगा, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, यहाँ तक कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, ये सारे कंसेप्ट मैं करा चुका हूँ बच्चों वीडियोस में, ठीक है। आप देख सकते हो सारी वीडियो, पहले थ्योरी पढ़ना है इसकी पूरी, ठीक है, थ्योरी देखना और उसके बाद क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम, या मे इंक्रीज और डिक्रीज। ओके चलो, तो एक लो पोटेंशियल रीजन है यहाँ पे कोई, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत तरीके से, समझना है इसको। लो पोटेंशियल रीजन में मान लेता हूँ यहाँ का पोटेंशियल V1, ओके, और यहाँ पर कोई है अपने पास एक हाई पोटेंशियल रीजन, ठीक है, और हाई पोटेंशियल रीजन यहाँ का पोटेंशियल अपना V2, और ये तो कह रखा है इसने कि V1 क्या है, लेस देन 2 है V2, मतलब V2 इज ग्रेटर देन टू V1। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल शिफ्टेड फ्रॉम ए लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है। शिफ्ट का मतलब आपको लेके जाना है उसको, आ रही है बात समझ में, आपको क्या करना है, लेके जाना है। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइन करते हैं अपन, W एक्सटर्नल लिखते हैं, इसमें W एक्सटर्नल लिखते हैं, वर्क डन जो आपके द्वारा किया गया, यही तो डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो आपके द्वारा किया गया वर्क डन, ठीक है। जैसे मान लो एक चार्ज A है, एक चार्ज B है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो कैसे डिफाइन किया था कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाओ पहले A तक, ये दोनों A और B पे कोई चार्ज नहीं था, पहले क्या था, इन्फिनिटी पे थे दोनों A और B, ठीक है। तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आओ A तक, और उसके बाद में इसको कहीं एक स्टिक करके जाओ, इसको रोक के जाओ, ठीक है। उसके बाद में इन्फिनिटी से और B तक लेके आना दूसरा चार्ज। तो आपके द्वारा किया गया टोटल वर्क डन, मैं मानूं कि पहले वर्क डन हुआ W1 और बाद में हुआ W2, तो W1 प्लस W2 दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस क्लियर, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ कि जो W1 आया था तो वो तो 0 आया था, डेरिवेशन समझना आप इसका, मैंने डेरिवेशन कराया पूरा, क्यों आया था 0, उसका रीजन ये था कि इन्फिनिटी से और A पॉइंट तक लेके आओगे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है, ये सिंपल है, थोड़ा सा धक्का दे दो इन्फिनिटी से, वो अपने आप खिसकता A पॉइंट पे आ जाएगा, फिर A पॉइंट पे उसको थोड़ा सा धक्का देके रोक लो, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन 0। वर्क डन कब आता है, जब उस पर कोई फोर्स लगता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें क्या रखनी है, पूरे रास्ते पर कांस्टेंट रखनी है, ठीक है, तो इसलिए तब वर्क डन होता है। अब वर्क डन दूसरे में क्यों हुआ, यहाँ पर वर्क डन होगा, क्यों होगा, क्योंकि वर्क डन इसलिए होगा क्योंकि ये फोर्स लगा है पूरे रास्ते पर, इसको आप जब लेके आओगे ना इस B पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को, तो पूरे रास्ते पर ये चार्ज पार्टिकल इसको परेशान करेगा, तो ये परेशान कैसे करेगा, ये फोर्स लगाएगा, तो आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी है। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे रखोगे कि जितना फोर्स ये लगाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दो, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से W2 आएगा, इसका आपके द्वारा किया गया वर्क डन आएगा, पूरे रास्ते पर आपको एक फोर्स लगा के लाना पड़ेगा, तो फिर W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब समझिए कि लो पोटेंशियल से और हाई पोटेंशियल तक किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हो, तो आपने देखा ना पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, आपके द्वारा किए गए वर्क डन पे कर रही है ना, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो वर्क डन जहां ज्यादा करना पड़ेगा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, जहां वर्क डन आपको कम करना पड़ेगा अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो एक बात बताओ, लो पोटेंशियल से और हाई पोटेंशियल पे जब किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जाओगे तो आपके द्वारा ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा कि कम वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी इधर पहुँचोगे जैसे, ठीक है ना, तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क डन करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन कौन सा, कहाँ है ऑप्शन इसके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके, समझ में आया। तो ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया बच्चों, रफ कर दूं इसको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता? कंसेप्ट मिलता है इसमें, है ना। 11th क्लास की फिजिक्स में तो मुझे बहुत मजा आता है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है, मतलब इतना मजा आता है कि बस पढ़ाते रहूं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो फील आता है ना, रियली ऑसम, समझ रहे हो बात। चलो बाद में बात करेंगे, किस दिन लाइव क्लास लेंगे अपन, ठीक है, लाइव करेंगे उस दिन अपन बात करेंगे इन चीज़ों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 equal positive charges are kept at point A and V. The electric potential at the points between A and V, excluding these points A और B वाले, is studied while moving from A to V. The potential क्या करता है, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, ठीक है, ग्राफ से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में आएगी सारी कहानी। समझो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ओके। मैंने बच्चों एक चीज समझना, मैंने जो वीडियो बनाई है ना उसमें सब कुछ कराया है, ग्राफ भी कराए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी कराए। अब समझना ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और आप वीडियो में जाके भी देख सकते हो, ठीक है। स्पेशली मैंने हेडिंग डाली है थंबनेल पर, ग्राफिकल क्वेश्चंस, ठीक है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के भी ग्राफ बनवाए और पोटेंशियल के भी। अभी पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा, देखना। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखो 3 रीजन में बांट लो इसको, ठीक है ना। एक रीजन तो बना लो ये वाला, दूसरा रीजन बना लो ये वाला, और तीसरा रीजन बन गया ये। फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला। ग्राफ से करा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, 2 इक्वल पॉजिटिव मतलब ये भी क्यू और ये भी क्यू, ठीक है, दोनों क्या है अपने पॉजिटिव चार्ज। 2 equal positive charge are kept at point A and V. The electric potential at the points between A and V. कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि A से जब B तक हम जाएंगे, चलेंगे, तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, या पहले इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, या पहले डिक्रीज करे या फिर इंक्रीज करे, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो चलो एक चीज नोटिस करते हैं ग्राफ बना के, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे, इतना छोटू सा आगे, ठीक है, इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है कि नहीं होता, होता है ना। और के क्यू बाई आर पोटेंशियल है तो कितना होगा, आर की वैल्यू रख दो आप, कितनी छोटी सी, 0 रख दो, 0 प्लस, तो पोटेंशियल कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्या पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, ये ऐड करना है सब जगह, ठीक है। तो नेगेटिव में आने का तो ऑप्शन ही उठता, तो इसलिए नीचे के ग्राफ तो बिल्कुल भूल जाना, नीचे तो कहीं आएगा नहीं। दूसरी कहानी, कहीं 0 हो सकता है क्या, तो 0 भी नहीं हो सकता, 2 पॉजिटिव नंबर से उनको ऐड करोगे तो वो 0 आ सकते हैं क्या, कभी नहीं आ सकते ना। यदि एक नेगेटिव चार्ज होता, नाउ वी कैन से कि हाँ तब उस कंडीशन में कहीं ना कहीं 0 आ जाता, लेकिन दोनों पॉजिटिव है बच्चों, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो समझना इसको यहां से यहां तक कि यहां इन्फिनिटी हो गया, मतलब पोटेंशियल का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी से, ठीक है। अब बात करें इसके जस्ट पहले, हमेशा ध्यान रखना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ चाहे पोटेंशियल, और मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते, तो जस्ट पॉइंटों के आसपास देख लो बस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे कितना पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे इसके जस्ट बाद में देखोगे तो यहां पर भी इन्फिनिटी होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि इसके कारण रहेगा यहाँ पे प्रेशर में, ठीक है, इन्फिनिटी। तो ग्राफ इन्फिनिटी से लेकर और इन्फिनिटी तक जाएगा, और नीचे के रीजन में जाना नहीं चाहिए। और दूसरी कहानी, इस लाइन को कट भी नहीं करना चाहिए, इस लाइन को कट कर दिया इसका मतलब पोटेंशियल 0 हो गया, पोटेंशियल 0 करना ही नहीं, ठीक है। तो ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाके और इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है इसके बाद, यही पॉसिबिलिटी है। देखो मैंने कहीं भी कोई इक्वेशन नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब इस बाहर के रीजन में बात करोगे तो बाहर के रीजन में भी ग्राफ बना सकते हो, कैसे, इसके जस्ट बाहर कितना होगा पोटेंशियल, इनफाइनाइट, और 0 कहां पे होगा, इनफाइनाइट पे, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा, नेगेटिव में तो आना नहीं। यहां देखो इसके कारण यहां पर कितना होगा, इनफाइनाइट, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा 2 पॉजिटिव चार्ज के कारण
पोटेंशियल का। ठीक है, अब क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है हमसे, एस सी वर्मा का क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाते हैं तो क्या सीन बनता है, क्या सीन क्रिएट होता है, पोटेंशियल के साथ क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये समझना है। तो पहले क्या हो रहा है, यहां से लेके और यहां तक इनफाइनाइट से और लो होता जा रहा है, तो पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऑप्शन है क्या ऐसा कोई, देखो एक बार मैं देखता हूं ऑप्शन, कंटिन्यूअसली इंक्रीज रॉन्ग, कंटिन्यूअसली डिक्रीज रॉन्ग, इंक्रीज देन डिक्रीज दिस इज रॉन्ग, डिक्रीज देन इंक्रीज दिस इज राइट। ठीक है, आपको फील आया होगा ना करने में, पहले डिक्रीज हुआ इनफाइनाइट से और डिक्रीज हुआ और फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। कर लिया बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। क्लियर, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। क्लियर है सबको, इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं इसको। ए स्मॉल सर्किल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द ओरिजिन कटिंग द एक्सिस एट पॉइंट ए बी सी डी। कोई एक सर्किल है जो इस एक्सिस को ए बी सी डी पे कट कर रहा है, ठीक है ना, इस वाले को। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट है ए कॉमा जीरो, तो ए कॉमा जीरो यहाँ होना कहीं। ठीक है, ए कॉमा जीरो। दूसरा पॉइंट है बच्चों जीरो कॉमा ए, तो जीरो कहाँ होगा, समझो जीरो के इधर होगा कहीं ना कहीं पॉइंट, जीरो कॉमा ए। थर्ड पॉइंट क्या है, माइनस ए कॉमा जीरो, तो माइनस ए कॉमा जीरो कहीं ना कहीं यहाँ होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, फोर्थ पॉइंट किधर है, किधर गया, हाँ ये रहा, जीरो कॉमा माइनस ए, तो ये कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, जीरो कॉमा माइनस ए। और इस तरह से एक सर्किल बनेगा और आपको समझ में आया होगा कि इसका ओरिजिन क्या होगा, जीरो कॉमा, इसका सॉरी सेंटर क्या होगा, जीरो कॉमा जीरो पे, ओरिजिन पे इसका सेंटर होगा। अब पता है क्वेश्चन में क्या बोला है कि आउट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ऑफ द सर्किल द पोटेंशियल इज मिनिमम। ठीक है, तो पोटेंशियल मिनिमम, जैसे पॉइंट कौन कौन से थे, मैं तो लिखना ही भूल गया इसको, ए बी सी डी थे, तो ये ए था, ओके, ए कॉमा जीरो ए था और जीरो कॉमा ए बी था ये, और उसके बाद थर्ड माइनस ए कॉमा जीरो सी था और ये डी था। ठीक है, ये दे रखा है। अब बच्चों पता है क्या पूछा है कि क्वेश्चन में ये कहा है कि पोटेंशियल मिनिमम किस पर होगा, तो मैं पूरी कहानी डिफाइन करूंगा, समझो। तो मैंने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम का एक चैप्टर पढ़ाया था, एक चैप्टर क्या, एक टॉपिक पढ़ाया था, लास्ट वीडियो मेरी पोटेंशियल की सबसे लास्ट और सबसे पहली वीडियो देख लेना, दोनों में एक ही कहानी समझाइए। और क्या समझाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो एक बार में आंसर आ गया होगा। ये पॉइंट कौन सा है, सी। तो यहां पर क्या रहेगा, पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और सबसे कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो नाउ वी कैन से कि पॉइंट सी वी सी ज़्यादा होगा और वी पॉइंट और डी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो वी वी इक्वल टू वी डी होना है, और उसके बाद में ए पॉइंट पर सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल पूछे आपसे तो सी पॉइंट पर। ठीक है, आप एक कहानी इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये मैंने पूरी कहानी पोटेंशियल में बताई बच्चों। ठीक है ना, इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को ए पर लाओ, इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल सॉरी बी पर लाओ, ए पर लाओ, एक इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को डी पे लाओ, और एक इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को सी पर लाओ। आर यू गेटिंग दिस? तो ए पर लाने में वर्क डन कम करना पड़ेगा और सी पर लाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल सी का ज्यादा होना कंपैरिजन टू ए। और बी और सी का सॉरी वी और ये पॉइंट था डी, तो वी और डी का सेम क्यों है? तो वी और डी का सेम इसलिए कि आप किसी भी रास्ते से ले आओ, पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो पाथ पर डिपेंडेंट, तो इस रास्ते से लाओ, पहले क्या करो, पहले आप ले आओ वी तक और वी के बाद में ले आओ डी पे,
तो V से D तक लाने में तो आपके द्वारा कोई भी वर्कडन नहीं करना पड़ेगा। उसका रीजन क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा और डायरेक्शन नीचे रहेगी, तो बीच का एंगल क्या आएगा 90 आएगा। तो आपके द्वारा किया गया वर्कडन यहां से और यहां तक 0 होगा, तो यहां तक जितना वर्कडन हुआ वो ही ऐड होगा ना, ठीक है। तो V और D का क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो C का क्या होगा मैक्सिमम और A का क्या होगा मिनिमम, और V का और D का क्या होना है सेम होना है, ठीक है। और इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है ना, तो एक वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है, पूरे लेक्चर की, ठीक है। तो उसको समझना आप, स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट? कर लिया? तो क्वेश्चन में पता है ना क्या पूछा था आपसे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी, तो मिनिमम ए पॉइंट पर होगी। मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम सी पॉइंट पर, ठीक है ना। कैमरा तो चल रहा है ना, सही चल रहा है, चलो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों हमसे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इफ़ ए बॉडी इज चार्ज बाई रबिंग इट्स वेट, ठीक है। मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, ए, ठीक है। अब इसको आप रब करोगे तो दूसरी बॉडी चाहिएगी इसके लिए, तो दूसरी बॉडी मान लो मैंने मानी वी, ठीक है। इनको आपस में जैसे ही रब करोगे तो ये कह रहा है कि बताओ कि अब ए को वी के साथ आप रब करते हो तो इसके वेट पर क्या असर पड़ेगा, इसका वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, या फिर स्लाइटली डिक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज, सारे ऑप्शन दे रखे इसने, ठीक है। मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ मुझे कि यहाँ जब बॉडी आपस में रब होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। मान लो इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है ना कुछ छोटा होता है, 10⁻³ में होता है, लेकिन होता तो है ना। तो ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास चला गया रबिंग कंडीशन में, ठीक है, ये डिपेंड करेगा दूसरी बॉडी पर, किसके साथ इसको रब करवा रहे हो, ठीक है। तो यदि चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए इसके पास। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से रब होके यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो इसके पास वेट बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो इट इज डिपेंड ऑन द अनदर बॉडी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है चाहे इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्लियर है? तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ तक कर लिया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 बताऊं? दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, समझ रहा हूँ, ज़्यादा इंटरेस्ट का भी नहीं है, हाँ ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है जो बनता भी यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारी कंडीशन देखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर में, ठीक है, वहाँ देख सकते हो, पूरा टॉर्क का कंसेप्ट मैंने बताया है, ठीक है, फोर्स का कंसेप्ट भी बताया। तो इस तरह से मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से मान लो ये माइनस है और ये प्लस, और इस तरह से डाइपोल रखा हुआ, इस कंडीशन पे चलते हैं अपन, ठीक है। तो कोई चार्ज मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों का चार्ज, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इधर लगेगा कितना QE, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स लगेगा QE, और नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग दिस? फोर्स लगना है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि एफ नेट बताना है तो एफ नेट आप कह सकते हो 0, 101% 0। आ रही बात समझ में? कब होगा? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी कह देना इस चीज़ को। नॉन यूनिफॉर्म हो उस केस में मत कह देना। नॉन यूनिफॉर्म के केस में तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा तो ई की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर ई की वैल्यू कुछ अलग होगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। तो फिर उस केस में ये 0 नहीं होगा, लेकिन इस केस में हमेशा और हमेशा 0 होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज 0। बिल्कुल राइट, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। आगे ऑप्शन भी देखें, चलो इसका, डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। किसी भी तरह से रख लो, मैं ये कहता हूँ इस तरह से रख लो, इस तरह से रखोगे तो इधर QE और इधर QE, ठीक है ना।
आ रही बात समझ में? तो क्या होगा, अभी भी एफ नेट तो 0 होना है, ठीक है। अब बच्चों टॉर्क का क्वेश्चन नहीं दिया, इसमें टॉर्क का क्वेश्चन बन सकता है कि टॉर्क पे क्या कंडीशन होगी, टॉर्क इज ऑलवेज 0 होगा क्या? तो बच्चों टॉर्क का ध्यान रखना, टॉर्क ऑलवेज 0 नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि यदि लाइन ऑफ एक्शन, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, यदि वो सेम है, कहने का मतलब कोई बॉडी है, इस पर जितना फोर्स इधर लग रहा है और इतना फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तब तो हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी आप इस बॉडी को इस तरह से मानो, ठीक है, तो इस पर एक तो फोर्स यहाँ लगा दो बिल्कुल सेंटर पे F, और इधर लगा दो F, तो इस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। अब क्या करो तुम, इस पर फोर्स लगाओ, एक तो लगाओ नीचे और एक लगाओ ऊपर, तो ये क्या करेगी, ऊपर से कोई इधर धक्का देगा इसको, इधर से कोई नीचे धक्का देगा, तो ये घूम जाएगी, रोटेशन करेगी, तो इसके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर का लेक्चर नंबर 3 मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बाकी रोटेशन का टॉपिक है तो आप जानते हो, सर्कुलर रोटेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो टॉर्क ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, और लाइन ऑफ एक्शन यदि मैं फोर्स हो तो कैसे, मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इसी लाइन पर है फोर्स दोनों। नाउ वी कैन से कि अब तो एफ नेट भी 0 है और टॉर्क भी 0 है, ठीक है। टॉर्क 0 रहेगा, इधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, तब कह सकते हो क्या होगा कि टॉर्क भी 0 है और एफ नेट भी 0 है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो और फोर्स की वैल्यू सेम हो। नाउ वी कैन से कि फोर्स तो ऑलवेज 0 रहेगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क कुछ ना कुछ होगा, और 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। सारी कंडीशन बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इज ऑलवेज 0। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 समझना। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। ऑप्शन पता चल गया होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट था इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्चुअल है। इस तरह से मान लो ये डायग्राम दे रखा है इसने, ये वाला, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q सेंटर पे, ठीक है, सेमी सर्कल है एक तरह से। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है V, और ये पॉइंट है बच्चों A। और ये बात समझ में? और एक पॉइंट है मान लो यहाँ पे P, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ फिगर दैट द वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम P टू A इज WA। ये कह रहा है कि कोई भी पॉइंट चार्ज को P से और A तक लेके आते हो तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन है WA। उसके बाद कह रहा है कि P टू V तक लेके आते हो तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन आता है WV, और P से लेके और C तक लेके आते हो, रास्ता कोई भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छी तरह जानते हो इस चीज़ को, रास्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, कंजर्वेटिव फील्ड, ओके। नाउ वी कैन से कि दैट इज द WC। आर यू गेटिंग दिस? ये WA है, ये WV है और ये WC। तो अब रिलेशन बताना है कि WA ग्रेटर देन टू WV इज ग्रेटर देन टू WC। कहने का मतलब आपके द्वारा किया गया वर्क डन A वाला ज़्यादा है या B वाला ज़्यादा है, C वाला ज़्यादा है, या फिर तीनों इक्वल है, या फिर C वाला ज़्यादा है या B वाला ज़्यादा है, या फिर A वाला ज़्यादा है, ये डिफाइन करना है, ठीक है। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, समझो मेरी बात को। वर्क डन होता क्या बच्चों, W एक्सटर्नल इक्वल टू QV फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्लस Q सेम, उसको ही आप A तक लेके आओ, उसको आप V तक लेके आओ, और उसको ही आप C तक लेके आओ, ठीक है। तो Q तो कांस्टेंट रहेगा, W एक्सटर्नल क्या है, पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल, A पॉइंट का पोटेंशियल और C पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। तो किसी चार्ज पार्टिकल को A पॉइंट तक लाने में, किसी चार्ज पार्टिकल को B पॉइंट तक लाने में, किसी चार्ज पार्टिकल को C पॉइंट तक लाने में, ठीक है। तो किसका रिलेशन पूछ रहा है ये तो देख लो आप, वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ये मान लो R डिस्टेंस, और इसके कारण R डिस्टेंस, और ये भी कितनी है R डिस्टेंस, तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगा KQ/R, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगा KQ/R, और इसके कारण पोटेंशियल होगा KQ/R, ओके। और ये चीज़ आप समझो ना कि जो W एक्सटर्नल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दैट इज द डेल V, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो P पॉइंट और A पॉइंट तक लाने में आप W एक्सटर्नल कैसे लिखोगे, तो W एक्सटर्नल ये लिखोगे Q, और A पॉइंट तक लेके आए हो तो फाइनल लिखना है अपने को पहले, तो VA माइनस K
BP, ठीक है। और कितना दे रखा है ये WA दे रखा है, नहीं दे रखा। WV कैसे लिखोगे, तो WV ऐसे लिखोगे Q और V तक लेके आना तो VV माइनस के VP, ठीक है। WC कैसे लिखोगे, तो WC ऐसे लिखोगे Q और C तक लाना VC माइनस के VP, WC ऐसे लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट है तीनों का, रिलेशन देखना WA WV WC में, तो VA माइनस BP, VB माइनस BP और VC माइनस BP ये भी सेम है कि नहीं है, क्योंकि VA VV VC भी सेम है। देखो तीनों पॉइंटों पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, और BP ये सबके लिए सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके द्वारा किया गया वर्क डन WA इक्वल टू WV इक्वल टू WC। आर यू गेटिंग दिस? और वैसे भी आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है। आपके द्वारा किया गया वर्क डन, आपके द्वारा किया गया वर्क डन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑन पॉइंट दैट, ठीक है। और यहाँ देखो आप पोटेंशियल सबका सेम है, यहाँ से आता पोटेंशियल सेम है, ये पोटेंशियल सेम है, ये पोटेंशियल, तीनों पॉइंटों का पोटेंशियल सेम है। तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे यहाँ तक लाओ या चाहे यहाँ लाओ, चाहे यहाँ लाओ चाहे यहाँ लाओ, इस पूरे सर्किल पे कहीं भी इस चार्ज पार्टिकल को ले आओ, सब जगह आपके द्वारा किया गया वर्क डन कितना आना है, सेम आना है। आ रही बात समझ में? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। कर लिया बच्चों नोट? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का, क्लियर है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, सिंपल है ये भी, ठीक है। ए पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग ए सर्किल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई अनदर पॉइंट चार्ज Q, ठीक है। कोई चार्ज Q है, कहीं भी हो सकता है Q चार्ज, ठीक है। और उसके कारण एक स्मॉल Q चार्ज क्या कर रहा है, एक सर्किल में चल रहा है, एक रोटेशन कर रहा है, यहाँ से चलता हुआ और फिर वापस जा रहा है, ठीक है। द वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, कितना होगा। और डी ऑप्शन में यह बोला है कि यदि 0 हो, इफ द चार्ज Q इज एट द सेंटर एंड नॉन जीरो अदरवाइज। एक तो कंडीशन यहाँ ले ली कि जब चार्ज इस सर्किल से बाहर हो, और एक कंडीशन और बोलिए कि ये जो चाला चार्ज हो ना, ये वाला Q यहाँ पर हो, ठीक है। उस केस में ये स्मॉल Q रोटेशन करे इस तरह से, और एक रेवोल्यूशन में किया गया वर्क डन बताना है इसको, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में ए पॉइंट से रोटेटेड सर्किल इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड, हाँ ठीक है। अब समझना, इस Q के कारण, इस Q के कारण, ये आपको थोड़ा सा बहकाने के लिए दिया है क्वेश्चन, आप डर जाओ, कंफ्यूज हो जाओ इससे, लेकिन इस Q का कोई मतलब ही नहीं होगा। अभी समझना इस चीज़ को। देखो जो W एक्सटर्नल होता है ना बच्चों, वो किस पे डिपेंडेंट करता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया मैंने, V फाइनल V इनिशियल लिखते हो आप, तो ये डिपेंडेंट करता है फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल क्या है, ठीक है ना। अब ये चक्कर काटते हुए यहाँ से लेके और यहाँ से और वापस यहीं पर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आ रहा है। तो एक बात बताओ, V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। तो W एक्सटर्नल क्या होगा, 0 ही तो होना है। W एक्सटर्नल क्या होना है, 0 ही तो होना है। आप ये समझो कि Q चार्ज पार्टिकल बाहर भी रखा होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन पता है अपन क्या सोचेंगे, क्वेश्चन में ये सोचेंगे कि Q चार्ज पार्टिकल सेंटर पे रखा है, सेंटर पे रखा है, तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारे दिमाग की थ्योरी आती है कि सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए जब सेंटर पे चार्ज रखा होगा तो उस केस में इस Q चार्ज का जो एक रोटेशन होगा, उसमें जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट करते हैं हम, लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट नहीं। आप ये भी तो समझो कि Q चार्ज यदि बाहर रखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जब भी तो पोटेंशियल सेम रहेगा, सब पॉइंटों का पोटेंशियल तब भी तो सेम रहेगा। इस Q चार्ज को जैसे रोटेशन कराओगे, इनिशियल और फाइनली पोजीशन देखो आप, तो पोटेंशियल पे भी मत जाओ, इनिशियली और फाइनल पोजीशन देखो। इनिशियल पोजीशन क्या है, यही है, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये। इसको कहीं से भी घुमा फिरा के तुम पूरे सब जगह डांस करा लाओ इस चार्ज को, और फिर लाके इसी पॉइंट पे रख दो, लाके उसी पॉइंट पे रख दो। तो एक बात बताओ, V इनिशियल और V फाइनल पे तो डिपेंड कर रहा है ये केवल। तो V इनिशियल जितना पोटेंशियल इनिशियल है उतना ही फाइनल है, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है। तो किया गया वर्क डन अभी भी तो 0 ही होगा, अभी भी तो 0 होगा। तो ये Q बच्चों कंफ्यूज करने के लिए
इस केस में तो होगा ही होगा, इस केस में भी 0 होगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल कंडीशन देखो दोनों के, इनिशियल और फाइनल कंडीशन देखो, तो अभी भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? अब एक चीज़ समझना, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए बहुत अच्छी तरह से, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और आप वीडियोस देखिए, सारे वीडियोस में सारे क्वेश्चंस मैंने इससे रिलेटेड बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस करा रखे, एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस करा रखे। ठीक है, पूरी थ्योरी पढ़िए कंप्लीट और आराम से उसको देखिए। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है, इसके PDF नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो अपना ग्रुप बना हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, तो वहाँ से आप PDF नोट्स भी देख सकते हो, इसके PDF सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव सेकंड के भी जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि इसके वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल पाए। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।